नमस्कार दोस्तों। विवाह करने के कारण महिला अधिकारी को आर्मी से निकाला गया। जी हाँ, सही सुना आपने। एक महिला अधिकारी को शादी करने की वजह से आर्मी से बर्खास्त किया गया था। मामला आज से 26 साल पुराना है, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाल ही में फटकार लगाई है और 60 लाख का जुर्माना भी इम्पोज किया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू पे रुपीज 60 लाख टू मिलिट्री ऑफिसर सैक्ड आफ्टर मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ये नहीं चलेगा। जिस आधार पे महिला अधिकारी को बर्खास्त किया गया था, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। इसीलिए केंद्र सरकार को 60 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनइक्विवोकली डिनाउंस्ड किया है, निंदा की है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिला अधिकारी के साथ में हुआ है, जो एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर थी, ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज इज ब्लेटेंट एक्ट ऑफ इनइक्वलिटी। इस केस की सुनवाई 2 सदस्यीय पीठ कर रही थी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। दोनों ने एकमत होकर फैसला सुनाया है और केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि जिस रेग्रेसिव रूल की बात केंद्र सरकार कर रही है वो इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में नहीं चलेगी। तो चलिए, मामला क्या है, किस रूल की बात केंद्र सरकार कर रही है, किस आधार पर महिला अधिकारी को बर्खास्त किया गया था, ये सब बातें हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मामला जुड़ा हुआ है लेफ्टिनेंट सेलिना जोन से, जिन्होंने 1982 में एमएनएस को ज्वाइन किया था, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की ही एक मेडिकल विंग है। सो 1985 में इनको कमीशन मिला और सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में ये पोस्टिंग प्राप्त करती हैं। फिर यहीं पर इनकी मुलाकात मेजर विनोद राघवन से होती है। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। 1988 में दोनों ने शादी कर ली और जैसे ही इन्होंने मैरिज की तो 1988 में इनको रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम सर्विसेज फॉलोइंग हर मैरिज टू आर्मी ऑफिसर एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद राघवन। उस टाइम पे ये मेजर हुआ करते थे। ये फैसला आया था अगस्त 27 1988 को। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना कारण बताओ नोटिस इनको आर्मी से बर्खास्त किया गया था। इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। शी वॉज नॉट इवन गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू प्लीड हर केस। फिर शुरुआत में तो इन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया, लेकिन फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल की अगेंस्ट हर टर्मिनेशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला लंबे समय तक पेंडिंग रहा। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि आप अप्रोच कीजिए ट्रिब्यूनल को, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को आप अप्रोच कीजिए, वहीं पे मामले का निपटारा जो है हो सकता है। फिर उन्होंने एएफटी लखनऊ को अप्रोच किया, वहां पे मामला दायर किया। एएफटी लखनऊ ने 2016 में महिला अधिकारी के फेवर में फैसला सुनाते हुए सरकार से कहा कि इनको जो है बहाल कीजिए नौकरी को और पीछे का जितना भी सैलरी है वो इनको दिया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है इस मामले को लेकर कि जो रिग्रेसिव रूल था उसके आधार पे महिला अधिकारी को बर्खास्त किया गया था। हालांकि वो 1995 में केंद्र सरकार विड्रॉ कर लेती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2016 से 24 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला एंड नाउ इन ए सिग्निफिकेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दिस सेंटर टू पे रुपीज 60 लाख टू लेफ्टिनेंट सेलिना जोन। और सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है दैट एनी लॉ और रेगुलेशन that consider marriage and domestic responsibilities as ground for termination is unconstitutional। ये भेदभाव को दर्शाता है और असंवैधानिक है। जहां हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, तो इन सब का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने हवाला दिया 1977 के एक इंस्ट्रक्शन का। ये 1977 में केंद्र सरकार लेके आई थी आर्मी इंस्ट्रक्शन नंबर 61 ऑफ 77। तो ये क्या था, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज से एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में द इंडियन आर्मी इशूड करती है आर्मी इंस्ट्रक्शन नंबर 61, जिसका टाइटल था टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशंस इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। जो मैंने बताया इंडियन आर्म फोर्सेज की ही एक मेडिकल विंग है। और आपको पता होगा इस बार का जो रिपब्लिक डे परेड था वहां पे पहली बार
इस सर्विस की जो झांकी है वो भी मार्च की थी। तो यहाँ पे महिला एमएनएस के टर्मिनेशन के 3 आधार बताए गए। फर्स्ट, द मेडिकल बोर्ड कंसिडर द एम्प्लॉय अनफिट फॉर सर्विसेज। चलो ये तो ठीक है, बात समझ में भी आती है। अगर कोई अनफिट है सर्विस के लिए तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। द एम्प्लॉय गेट मैरिड, ये वाला जो है सेकंड नंबर वाला रूल, यही इसका आधार बना था महिला को बर्खास्त करने का, कि अगर कोई एमएनएस शादी कर लेती है तो उसको सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरे पे बताया जाता है द एम्प्लॉय कमिट्स मिसकंडक्ट। अभी मिसकंडक्ट की परिभाषा भी यहाँ पे नहीं दी गई है कि किस प्रकार का मिसकंडक्ट वो करते हैं तो उनको सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन ये जो नियम था, ये जो इंस्ट्रक्शन था, ये 1995 में विड्रॉ कर लिया जाता है काफी क्रिटिसिज्म होने के बाद, राइट। तो केंद्र सरकार ने इसी नियम का हवाला देते हुए कहा कि जिस समय पे इनको आर्मी से बर्खास्त किया गया था उस समय ये नियम लागू था। ये तो 1995 में जो है विड्रॉ किया गया है और इनको बर्खास्त किया गया था 1988 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये रिग्रेसिव रूल है, इसको आप कैसे लागू कर सकते हो। हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहां पे इस तरीके के जो नियम है वे लागू नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ द रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नियम आपने बनाया था ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव को शो करता है। दैट कंसीडर मैरिटल स्टेटस एज ए डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर फॉर वीमेन एम्प्लॉयज। और ये केवल महिला अधिकारियों के लिए जो है लागू था, तो कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक विचार है उसको शो करता है, राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक तौर पर ये इम्प्रिमिसिबल है, हम इसको परमिशन नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ये जो पर्टिकुलर केस है ये कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। एक्सेप्टेंस ऑफ सच ए पैट्रियार्कल रूल अंडरमाइंस ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता सेड। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 80 एएफटी के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की तो संविधान में वे शुरुआत में नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कई प्रकार के ट्रिब्यूनल्स बताए गए हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके बाद वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है इनकी इस्टेब्लिशमेंट 2009 में होती है अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। एएफटीज को पावर मिलती है एएफटी एक्ट 2007 से, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो पर्सनल हैं उनके यदि कोई डिस्प्यूट हैं, कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, इनरोलमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, तो उनको देखने का काम, उनको एजुकेशन करने का काम एएफटी करती है। और इसमें जो जुडिशियल मेंबर हैं वे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर में मेजर जनरल या फिर उसके इक्विवेलेंट का अधिकारी रहेगा जो कि 3 साल या फिर इससे अधिक समय तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेवा दे चुका है। इसके बाद होते हैं जज एडवोकेट जनरल, वो भी इसमें 1 साल तक अपॉइंट होते हैं। तो ये इसका कुछ हायरार्किकल सिस्टम रहता है। सो ये मामला था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है और केंद्र सरकार जिस रूल की बात कर रही थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, राइट। हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक कर सकते हो और चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।